नमस्कार। कोरोना संक्रमण का फैलाव बना हुआ है, नजरअंदाज मत कीजिए। तमाम खबरों के बीच ये वायरस ही है जो हम सबके सबसे करीब है। इससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जैसे मौसम बदल रहा है, चेतावनियां बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में रोजाना 15,000 बेड प्रतिदिन के हिसाब से तैयारी करनी होगी। ये आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में कुछ ही दिन पहले तक तकरीबन 4,500 मामले रोज आए और अब 3,500 पर रह गए हैं। कयास लगे कि दूसरी लहर है जो अब ढलान की ओर है, यानी दोबारा बढ़त के बाद भी ये कमजोर पड़ रहा है। लेकिन हालात चिंताजनक हैं। देश भर में अगर डेथ रेट 1.54% है तो दिल्ली में 1.88% है। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, अब देश भर में अब सर्दी आ रही है और त्योहारों के मौसम ने दस्तक दे रहा है और ऐसे में एहतियात सबसे बड़ी चुनौती होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या दिल्ली में जल्द कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह के दिशा निर्देश पर एनसीडीसी ने जो रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को दी है, उसमें आने वाले समय में कोरोना के रोजाना 15,000 मामलों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दियों में सांस की समस्या और गंभीर होती है। दिल्ली के बाहर से बड़ी संख्या में मरीज आ सकते हैं। दूर से आने वाले मरीज ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। इसके साथ ही त्योहार के चलते मामले भी अचानक बढ़ सकते हैं। इसलिए ये सिफारिश की जाती है कि दिल्ली 15,000 पॉजिटिव मामले रोजाना के हिसाब से तैयारी करे और मॉडरेट और गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए अस्पताल में इलाज के लिए 20% यानी 3,000 बेड के हिसाब से व्यवस्था करे। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि दिल्ली ने 7 महीने के कोरोना काल में अभी तक एक दिन में अधिकतम 4,473 मामले ही देखे हैं। इसमें कहा गया है कि एक दिन में 15,000 केसेस आ सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा क्योंकि केस जो आ रहे हैं इसलिए 15 दिन का ट्रेंड तो डेली कम ही हो रहे हैं, एक दिन भी बढ़े नहीं हैं। तो अभी भी दिल्ली के अंदर 16,000 बेड हैं हमारे पास और ऑक्यूपेंसी 40% है उसकी। तो अगर थोड़ा बढ़ता भी है तो उसके लिए वी कैन हैंडल। 4,500 तक थे तब भी ठीक से हैंडल हो रहे थे और तब भी हमारी ऑक्यूपेंसी 50-55% तक पहुँची थी और अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे कोशिश। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज्यादा भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसे हर हाल में रोकना होगा। आने वाले समय में इस महामारी पर काबू पाने में छठ, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, नए साल का जश्न एक चुनौती की तरह हैं। अगर त्योहारों के दौरान संक्रमण बढ़ता है तो अभी तक के किए गए सारे कामों पर पानी फिर सकता है। रिपोर्ट में सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि विपक्ष धर्मगुरुओं और आम लोगों के साथ तालमेल स्थापित कर बड़ी भीड़ को त्योहारों के दौरान इकट्ठा होने से रोकें। अगले 3 महीने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम होंगे। इस रिपोर्ट में ठंड और त्योहार के मद्देनजर दिल्ली में रोजाना 15,000 मामलों के हिसाब से तैयारी करने को कहा जा रहा है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि आने वाले समय में ठंड और त्योहार तो पूरे उत्तर भारत की समस्या होगी। ऐसे में केवल दिल्ली को ही खास तवज्जो दी जा रही है या फिर दूसरे राज्यों के लिए भी रणनीति कुछ अलग बनाई जा रही है? दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, आपने सही कहा कि जो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की होगी, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा? खासतौर से त्योहारों के मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? देखिए, गाइडलाइंस तो जो केंद्र सरकार ने जारी की हैं वही गाइडलाइंस हैं और अभी दिल्ली में जो स्थिति है पहले के मुकाबले काफी ठीक नजर आ रही है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 और 6% के आसपास घूम रहा है। टेस्टिंग काफी हो गई है। लेकिन यही बात है कि ठंड और जो त्योहार का सीजन है
ये आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन इसमें किस तरह से केसेस आएंगे और उसके हिसाब से किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होगा, ये उसी समय पता चल पाएगा। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि दिल्ली में करीब 16,000 टोटल बेड्स हैं और 5400 बेड्स उसमें से अभी भरे हुए हैं, तो अभी के हिसाब से तो ठीक दिख रहा है। लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ थोड़े बहुत और केसेस बढ़ते हैं तो सरकार जो है उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, पहली बात तो वो डराने वाली है। दूसरा, आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर अभी जो पीक गया है, जो दूसरा पीक जिसको मान रहे थे, वो लगभग 4473 केस है और 15,000 केस के लिए कहा जा रहा है। तो एक तो डराने वाला है, और दूसरा कि अगर ये स्थिति आती है तो रोजाना 3,000 बेड हॉस्पिटल में चाहिए होंगे, क्योंकि जितने केस आते हैं वो सारे हॉस्पिटल में नहीं जाते, होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में भी लोगों को भेजा जाता है। तो वो स्थिति क्या दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार निपटने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल से अभी वो स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि अभी पहले दिल्ली सरकार को ये मानना होगा कि हाँ, ऐसी स्थिति हो सकती है, इतनी खराब स्थिति हो सकती है, डराने वाली स्थिति हो सकती है, तो तब जाके दिल्ली सरकार जो है इसके लिए तैयारी करेगी। क्योंकि औपचारिक रूप से अभी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये बात भी तय है कि लगभग जो रिपोर्ट दी गई है उसको ही जो है मान लिया जाएगा। और भी बहुत सारी इस रिपोर्ट के अंदर बातें की गई हैं टेस्टिंग को लेकर और कंटेनमेंट को लेकर, वो सारा ही जब एक्शन प्लान लागू होगा तब हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली सरकार का जो मानना है इस रिपोर्ट के ऊपर वो क्या है, और वो किस तरह से आने वाले दिनों में, त्योहारी सीजन में, ठंड में, और खासतौर से जो दूसरे राज्यों से जो लोग यहां पर आएंगे, और पिछले दिनों हमने देखा कि आईसीयू की दिल्ली में जो दिक्कत हुई थी उसका एक बड़ा कारण था दूसरे राज्यों से आए हुए लोग, तो वो जब आएंगे तो तब किस तरह से दिल्ली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि अगर चेतावनी आई है, बेहद डराने वाली भले ही हो, लेकिन अपनी दिल्ली सरकार अब कदम उठा सकती है। बहरहाल आपको ये बता दें, कोरोना से मुकाबले के लिए हम कोरोना वॉरियर्स पर निर्भर हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हैरत की बात ये होती है जब खबर आती है कि उनको महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ने सैलरी को लेकर उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 3.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बकाया सैलरी नहीं मिली तो अपनी सेवाएं ठप कर देंगे। सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे ये लोग उत्तरी नगर निगम के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के कोरोना योद्धा है। इनको मरीजों को अस्पताल में छोड़कर सड़क पर आना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से इनको वेतन ही नहीं मिला है। डॉक्टरों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास तक मार्च की अपील की थी, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त ने उनको अस्पताल के गेट पर ही रोक दिया। उनके 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को उपराज्यपाल को ज्ञापन देने की इजाजत दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि इन हालात में वो काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मांगे पूरी न होने पर 48 घंटों में कोरोना सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। फरवरी से 3 महीने से ऊपर का हमारे को बैकलॉग आ रहा है। महीनों से आपकी सैलरी नहीं आई? एट प्रेजेंट हमें लास्ट सैलरी जो थी वो 15 जून की मिली थी, 15 जून तक की, तो लगभग अब 4 महीने हो जाएंगे। और जो हमें अभी भी एमसीडी ऑफिशियल से आश्वासन आया, कर्मचारी से आश्वासन आ रहा है, तो वो यही सुनने में आ रहा है कि 30 नवंबर तक और वेट करना पड़ेगा। 30 नवंबर तक और वेट करना पड़ेगा। कोरोना योद्धाओं का कहना है कि अपनी मांगों पर सुनवाई के लिए इस तरह प्रदर्शन करना अब उनके लिए मजबूरी बनता जा रहा है। मेरा बेटा इस टाइम एमबीबीएस कर रहा है बाहर, उसकी फीस जाती है इतनी। अब ये टाइम आ गया कि हमें दूसरे से लोन लेके और दूसरों से क्रेडिट लेके हमें भेजना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो आपको खर्चा भेजना ही भेजना है, और वो खर्चा किससे मांगेगा। लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन के बाद आखिरकार उत्तरी नगर निगम के मेयर ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सारा दोष दिल्ली सरकार पर मढ़ दिया है। मैं सब चीजों का परवाह न करते हुए इन लोगों के बीच में आया हूँ। जो व्यक्ति अगर संज्ञान लेकर आगे बढ़ के काम कर रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। दिल्ली सरकार इसमें राजनीति कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, मेरे सभी डॉक्टर्स की, सभी नर्सेज की सैलरी समय पे मिलनी चाहिए। हमारा जो बीटीए का पैसा है वो दिल्ली सरकार को जारी करना चाहिए। उसके लिए हम हर तरह का रास्ता अपनाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि नगर निगम अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन पर दोष मढ़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, जो पार्टी डॉक्टरों के लिए ताली और थाली बजाने का नाटक करती है, ढोंग करती है, वो पार्टी एमसीडी के अंदर उन्हीं डॉक्टरों को तनख्वाह के लिए मोहताज कर रही है।
हिंदुराव अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स की सैलरी को लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है, लेकिन इन डॉक्टर्स को भी अब इस बात का एहसास है कि थालियां बजाकर, फूलों की बारिश करके या फिर दिए जलाकर इन लोगों का घर नहीं चलने वाला। इनका घर तभी चलेगा जब वक्त पर इन्हें इनकी तनख्वाह दी जाए, जो अभी भी किसी के भी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। और आइए अब सीधे रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के सपोटरा में मंदिर की जमीन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान वहां आग लग गई, जिसमें पुजारी जो थे झुलस गए। घायल को नजदीकी समुदाय केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर हुई कि उनको जयपुर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। और इस पर अब राजनीति भी हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अपनी सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करें। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, उन्होंने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? पुजारी की इस तरह से मृत्यु कैसे हो गई, क्या क्या और डिटेल्स? देखिए, हमारे पास जो डिटेल है और जो वहां पर पुलिस अधिकारियों से बात करके हमें पता चला है, तो ये जो जमीन थी ये मंदिर माफी की जमीन थी, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनका गांव का कुछ हिस्से की जमीन पुजारी को दी जाती है ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके। और वो जो गांव का मंदिर होता है उसमें पूजा अर्चना करता रहता है, जो जहां पर सब लोग जाते हैं। तो डिस्प्यूट एक्चुअली मंदिर माफी की जमीन को लेकर नहीं था, लेकिन उसके पास में एक प्लॉट था, उसके पीछे एक हिल था, मतलब एक थोड़ी छोटी सी पहाड़ी थी, और वहां पे प्रीस्ट घर बनाना चाहता था। उसने जेसीबी लाकर उसको लेवल भी करवाया था और वहां पे वो घर बनाने वाला था। फिर कुछ जो इस एरिया के लोग हैं उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बनाएंगे। उसके बाद में वो पंच पटेलों के पास भी गया, गांव के जो विलेज एल्डर्स हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, पुजारी को अलाउ करना चाहिए। पुजारी ने कुछ बाजरा जो अभी कटा हुआ था अपनी फसल उस जमीन पर रख दी, लेकिन वहां पर जो दूसरे लोग थे जिनको उसने अपने पर्चा बयान में उनका नाम भी लिखा है, उसका आरोप है कि वो वहां आए और अपना घर बनाने लग गए। तो जब पुजारी वहां पर पहुंचा उनको रोकने के लिए, तब उन्होंने जो पुजारी की जो बाजरा वहां पे पड़ा था उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया और उसमें पुजारी भी जल गया है। लेकिन पुजारी ने ये भी आरोप लगाया है कि ना सिर्फ बाजरा पर उसको भी जलाने की कोशिश की थी। और आप जानते हैं कि ये बुधवार की घटना है और कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई है। 302 का केस दर्ज हो गया है। जो सबसे मेन अक्यूज्ड है इसमें कैलाश मीणा, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। 5 अन्य आरोपी हैं और अब जो बॉडी है वो वापस गांव जा रही है और वहां पे दाह संस्कार उनका किया जाएगा। हर्षा, मैं भी ये भी समझना चाहूंगी कि इसके पीछे जब एक जमीन का विवाद होता है, हमारे समाज में जाति प्रथा भी सामने आ जाती है, उस लिहाज से क्या तनाव है या नहीं है, या किस तरह से स्थिति है अभी? थोड़ी देर पहले ही मैंने वहां पर बात करी है, तो फिलहाल वो बता रहे हैं कि तनाव थोड़ा बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मीणा कम्युनिटी है बहुत पॉलिटिकली पावरफुल है उस एरिया में, उनका दबदबा रहता है और वो ही अक्यूज्ड है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके साफ संकेत दिए हैं कि अरेस्ट होने चाहिए इस केस में। तो अगर कुछ तरह से कुछ बात आती है तो वो हमको अभी देखना आगे होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स क्रूशल रहेंगे, लेकिन किस तरह से प्रशासन और किस तरह से पुलिस इस मामले को हैंडल करती है, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल हर्षा, नजर बनाए रखे इस खबर पर और आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर तनाव बना हुआ है, लेकिन नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको वडोदरा ले चलेंगे। वहां पर 3 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। हालांकि आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन चिंताजनक स्थिति। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2019 में बलात्कार के 32,000 मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा रेप क्राइम रेट है 35.6%। 4,904 मामले बच्चों से जुड़े हैं और 140 मामलों में पीड़ित 6 साल से कम उम्र की है। तो गुजरात के वडोदरा से खबर है, यहाँ पर 3 नाबालिग बच्चों के साथ रेप के मामले में एक 44 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को ये जब इनमें से एक बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा था, तभी वो रोने लगी और फिर उसने अपनी टीचर को सब बता दिया। पुलिस के पास मामला पहुंचा तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकरपुरा पुलिस स्टेशन एरिया में एक बच्ची अपने शिक्षिका के घर पे ट्यूशन क्लास ले रही थी। दौरान गुड टच बैड टच की शिक्षा देते हुए वेरियस एंगल समझाने के दौरान बच्ची ने अपने साथ हुए घटनाक्रम का ब्यौरा अपने टीचर को दिया। टीचर ने उसके माँ बाप का तुरंत संपर्क किया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। पुलिस ने त्वरित गति से एक टीम बना के जो आरोपी था उसके घर पे रेड की। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया और उसकी पूछताछ के दौरान उसने अन्य 2 नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार की का कृत्य किया होने की जो बात कही। ये आरोपी खास करके अपने जो पड़ोसियों की बच्चियां हैं उनको चॉकलेट या खाने पीने की चीज देने की लालच में घर पे बुलाता था और उसके बाद उसके साथ जो दुष्कर्म है वो करने की कोशिश करता था। और आपको बता दें, हाथरस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जो हाथरस में पीड़ित परिवार है, आज इस परिवार का कोरोना संक्रमण का टेस्ट हुआ और इसके लिए आज डॉक्टर्स की एक टीम वहां पहुंची। पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट हुआ है। साथ ही हाथरस में आपको बता दें, डीआईजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सैलाब माथुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा भी लिया। भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही एनआईए ने 8 आरोपियों पर चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए ने जिन 8 लोगों पर चार्जशीट दायर की है वो हैं एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू, फादर स्टेन स्वामी, मिलिंद तेलतुम्बे और कबीर कला मंच के 3 कलाकार सागर गोरखे, रमेश गायचोर और उनकी पत्नी ज्योति जगताप। ये मामला 31 दिसंबर 2017 का है, जब पुणे के भीमा कोरेगांव में एक कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक एल्गार परिषद में जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनकी साजिश रची थी और भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी के कारण अगले दिन हिंसा हुई थी। और एनआईए की चार्जशीट में 83 साल के फादर स्टेन स्वामी का भी नाम है, जिन्हें एनआईए ने कल रात रांची के नमकुम थाना क्षेत्र स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में एक पार्टी के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति और मराठा समुदाय के बीच हुई हिंसा मामले में फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया है। वे मूल रूप से केरल के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो 5 दशक से झारखंड के आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं। और खबरों में आगे हम आपको बताएंगे, ले चलेंगे बिहार एक ब्रेक के बाद। वहां पे चुनावी गहमा गहमी, लालू प्रसाद यादव नहीं करेंगे प्रचार। तो बिहार में पिछले 40 वर्षों में पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव प्रचार नहीं कर पाएंगे। हालांकि शुक्रवार को यानी उनको एक मामले में जमानत मिली आज, लेकिन अब भी एक आखिरी मामला उनके खिलाफ बचा हुआ है। उनके वकील के अनुसार उन्हें 9 नवंबर को जमानत मिल सकती है, लेकिन तब तक बिहार में 3 चरणों के मतदान हो चुके होंगे। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक और मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को जमानत दे दी, लेकिन 2 वर्षों से ज्यादा समय से रांची की जेल में बंद लालू यादव को अभी 1 महीने और इंतजार करना होगा, जब उनके आखिरी मामले में फैसला आएगा। यानी चुनाव में लालू यादव नहीं रहेंगे, बस उनका नाम रहेगा। प्रचार का भार तेजस्वी यादव के कंधों पर रहेगा। लालू जी इस चुनाव में अनुपस्थित हैं, लेकिन आप देखिएगा लालू जी के ही नाम पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी
या भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से गठबंधन बना करके बिहार में राज कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी यह आत्मविश्वास उनमें नहीं पैदा हुआ है कि अपने काम के बदौलत जो है वो जनता का भरोसा फिर से चौथी बार जो है हासिल कर पाए। नीतीश कुमार बार बार दोहराते हैं कि वो अपने 15 साल बनाम लालू यादव राबड़ी देवी के 15 साल के आधार पर वोट मांगेंगे। इस सोमवार को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी। जेडीयू जब उस दौर का जिक्र करती है तो जैसे हमेशा एक हिकारत से करती है। नीतीश कुमार जी को फिर चौथी बार, मतलब 15 साल उनको काम करने का मौका दिया, चौथी बार फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगा। लालू यादव के रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता उनके 15 साल को आतंक राज को देखा है, फिर उस पुरानी दौर में नहीं जाना चाहता है बिहार की जनता। लेकिन 2015 में नीतीश की नैया पार लगाने वाले आरजेडी अपने सामाजिक समीकरणों की वापसी के भरोसे है। लालू जी फिजिकली अनुपस्थित है हमारे बीच से, लेकिन हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी मौजूदगी हर क्षण है, हर जगह है। लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। उस निरंतरता में लोग बदलाव देख रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ 10 नवंबर के बाद एक अन्य मार्ग में आपको अपनी युवा चेहरा मिलेगा। प्रचार के लिए लालू यादव का उपलब्ध न होना महागठबंधन के नेताओं, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में मायूसी का एक बड़ा कारण है। लेकिन एनडीए के नेता भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के सामने रहने के कारण मतदाताओं के एक बड़े युवा वर्ग को लालू राबड़ी राज की याद दिलाना भाषण में 15 से 20 मिनट चला जाता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऊंची जाति नीची जात, अगड़े पिछड़े से हम कब बाहर निकलेंगे? जाति प्रथा की जड़ें हमारे समाज में अब भी गहरी बनी हुई हैं। भेदभाव, हिंसा का मामला जब सामने आता है तो सुर्खियों में छा जाता है और फिर हम सब इस जमीनी हकीकत को भूल से जाते हैं। शहरों में भले ये भेदभाव इतना ना दिखता हो, लेकिन गांव देहात में जड़ें बनाए हुए है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात की हमारे सहयोगी रोहित खिल्लानी ने। नवाजुद्दीन ने खुलकर बताया कि जो उनकी दादी थी वो कम जाति से थी, तो गांव में के लोगों ने उनको अपनाया नहीं और उनके मशहूर होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, भेदभाव बना रहा। ट्विटर पे तो आई थिंक लोगों को नहीं पता चलता होगा, बट अगर वो दुनिया में जाएं या दूसरी जगह पे जाएं, रियल ग्राउंड पे है, अभी भी बहुत है। मेरे खुद के खानदान में है। मैं चूंकि मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज भी, बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर। आज यू आर वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर। आप दुनिया भर के फेस्टिवल में जा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नॉट एक्सेप्टेड, यू आर सेइंग? नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, दैट इज वाई, इसीलिए तो ये रगों में घुसा हुआ है ये तो, यू नो। वो आपको चाहे मतलब कितने भी बड़े आप हो जाओ, लेकिन वो अभी भी उनकी शान समझी जाती है, यू नो। जो शेख सिद्दीकी होते हैं हमारे कास्ट में, बड़ी अपर कास्ट है ये, तो उसमें भी वो कहते हैं ना, शेर मतलब घास से दोस्ती नहीं कर सकता, मतलब घास नहीं खाएगा, शेर खाएगा तो मांस खाएगा। वो उस तरह का है उनका, वो एटीट्यूड वो है, वो भले ही कुछ ना हो। आज भी वो है, बहुत मुश्किल है। अगर यू नो सपोज व्हेयर विल यू फेस दिस? सपोज आपके घर में किसी की शादी हो, तो विल पीपल सी कि ये कास्ट में नहीं करनी है? मैंने ये देखा है कि जैसे आज भी अगर हम चाहें, आज भी अगर मैं चाहूं, खैर तो मैं अपने छोटे भाई या अपने रिलेटिव्स जो हमारे मदर की साइड के हैं या मेरे फादर की साइड, अगर मैं अपने उन लोगों में शादी करवाना चाहूँ तो नहीं होगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भेदभाव बना हुआ है,
इसी चर्चा के साथ फिलहाल अभी आज की इस खबरों में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।